एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का सीरीज़ स्टार्ट किए थे, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, उसके मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, ये सारे कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। साथ ही लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए हैं। अगर उसमें आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, यूज़फुल लगे, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टाइम कॉस्ट इज़ ₹20,000, factory overhead are 25% of prime cost and office overheads are 80% of factory overheads, then the office cost would be। अगर मान लीजिए कि जो टाइम कॉस्ट है वो कितना है, ₹20,000, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 25% है प्राइम कॉस्ट का, और ऑफिस ओवरहेड जो है वो 80% है फैक्ट्री ओवरहेड का। तो ऑफिस कॉस्ट क्या होगा, आप लोगों को बताना है कि ऑफिस कॉस्ट क्या होने वाला है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड तो दे दिया गया है कि इतना है, फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को दिया टाइम कॉस्ट कितना दिया हुआ है, टाइम कॉस्ट दिया हुआ है 20,000। फैक्ट्री कॉस्ट बोला है कि प्राइम कॉस्ट का 25% है, मतलब प्राइम कॉस्ट जितना होगा उसको 25% क्या होगा, फैक्ट्री कॉस्ट होगा। फिर वही ऑफिस ओवरहेड कितना होगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड जो होगा उसका 80% क्या होगा, ऑफिस ओवरहेड हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड का 80% हो जाएगा ऑफिस ओवरहेड। तब आप लोग को बताना है कि ऑफिस का कॉस्ट जो है वो कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्राइम कॉस्ट, या जो टाइम कॉस्ट है वो दिया हुआ है, या प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट हम लोग के पास दिया हुआ है 20,000, ठीक है। प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है 20,000 रुपीज़। अब उसमें हम लोग को क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जो कि क्या है 25% है प्राइम कॉस्ट का, ठीक है। तो 20,000 का 25% आप लोग को कैलकुलेट करना है, जो कि आ जाएगा कितना, 5,000 निकल के आ जाएगा। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम लोग को क्या करना है, ऑफिस ओवरहेड को ऐड करना है। तो ऑफिस ओवरहेड हम लोग का क्या दिया हुआ है, 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग का कितना निकला था, 5,000 निकला था। 5,000 का अगर हम लोग 80% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 29,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29,000 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना है, प्राइम कॉस्ट दिया हुआ था ये 20,000 का, फैक्ट्री ओवरहेड आप लोग को निकालना था जो कि था 25% प्राइम कॉस्ट का, जो कि हम लोग यहाँ पे निकाल ही लिए 20% का, 25% 20,000 का। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड क्या था, वो 80% था किसका, फैक्ट्री ओवरहेड का। तो 5,000 का अगर हम लोग 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4,000। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा राइट आंसर 29,000। तो राइट आंसर विल बी 29,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एग्रीड कॉस्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट्स where agreed costs are recorded, contracts where agreed costs are recorded is known as target costing, operation costing, cost plus contract costing या process costing। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एग्रीड कॉस्ट जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड नहीं, यहाँ पे रिकवर्ड होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर एग्रीड कॉस्ट आर रिकवर्ड इज नोन एज। तो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एग्रीड कॉस्ट को रिकवर्ड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्या हम लोग क्या करते हैं, रीइंबर्स करते हैं कंपनी को जो भी इसका एक्सपेंसेस होता है, साथ ही साथ जो स्पेसिफिक अमाउंट होता है प्रॉफिट का उसको।
यूजुअली हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट का फुल वैल्यू है उसका परसेंट में हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो यानी कि जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे कि हम लोग इम्बर्स करते हैं कंपनी को फॉर एक्सपेंसेस, और साथ ही साथ जो भी उसका प्रॉफिट का स्पेसिफिक अमाउंट होता है उसको, और किस चीज़ में करते हैं, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का फुल वैल्यू होता है उसके कुछ परसेंट पे हम लोग उसको करते हैं। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है उसका एक और नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट रीइंबर्समेंट, कॉस्ट रीइंबर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट रीइंबर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट भी इसको बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर मटेरियल वेरिएंस। इसमें से कौन सा जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। मटेरियल वेरिएंस के लिए जो भी चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे, इसमें से कौन सा सही नहीं है। MCV इज इक्वल टू SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। MPV इज इक्वल टू AQ मल्टीप्लाई बाई SP माइनस AP। MYV इज इक्वल टू SC पर यूनिट AY माइनस SY। MUV इज इक्वल टू AP SQ माइनस AQ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो MCV इज इक्वल टू SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, ये फॉर्मूला तो सही है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं MPV इज इक्वल टू AQ मल्टीप्लाई बाय SP माइनस AP, ये भी सही है। थर्ड है MYV इज इक्वल टू SC पर यूनिट इंटू AY माइनस SY, ये भी सही है। MUV इज इक्वल टू AP इंटू SQ माइनस AQ, ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे MUV इज इक्वल टू SP इंटू SQ माइनस AQ होगा, ना कि AP इंटू SQ माइनस AQ। यहाँ पे AP नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। अगर SP रहता तो ये सही होता, पर यहाँ पे AP दिया हुआ है तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, MUV इज इक्वल टू AB माइनस इंटू SQ माइनस AQ। ये फॉर्मूला जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर यूनिट ब्लैंक विथ इंक्रीजेज इन आउटपुट। फिक्स्ड यूनिट फॉर यूनिट डैश with increase in output, increases decreases remains constant, increases at the decreasing rate। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है पर यूनिट का, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, या कांस्टेंट रहता है, या इंक्रीज़ करता है डिक्रीजिंग रेट में, जब भी आउटपुट इंक्रीज़ होता है उस टाइम पे। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ करता है। क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वो क्या करेगा, डिक्रीज़ होते जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो रिमेन करता हमेशा सेम एट ज़ीरो आउटपुट में भी और मैक्सिमम आउटपुट पे भी। ये चीज़ हम लोग क्लियरली पढ़ चुके थे कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसमें ये चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारा आउटपुट 1000 यूनिट का है या 0 यूनिट का है, फिक्स्ड कॉस्ट जो आपका लगना है वो तो लगना ही है। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग बात कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट का बात करते तब राइट आंसर हो जाता रिमेन कांस्टेंट, लेकिन हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का बात कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये चीज़ को पे कन्फ्यूज़न आपको नहीं क्रिएट करना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट बोला जाए मतलब कि वहाँ पे रिमेन कांस्टेंट होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका प्रोडक्शन 1000 यूनिट का हो रहा है, 20 यूनिट्स का हो रहा है, 0 यूनिट का हो रहा है, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पूछ रहा है आपसे, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेज। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या है, वो डिक्रीज़ होता है आउटपुट के इंक्रीज होने से। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन विच मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट ओनली इज नोन एज।
कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, ऑल ऑफ दीज. अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन विच मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट ओनली. ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जहाँ पे मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कॉस्ट के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर या फिर ऑल ऑफ दीज. तो उसको हम लोग नाम से समझ में आ रहा है सिर्फ कॉस्ट का बात हो रहा है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट सेंटर हो जाएगा. हम लोग नाम से समझ सकते हैं कि जहाँ पे सिर्फ कॉस्ट को स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर बोलते हैं. तो जो कॉस्ट सेंटर होता है वो क्या होता है, वो एक प्रोडक्ट होता है, एक फिजिकल लोकेशन होता है, फिजिकल लोकेशन होता है, साथ ही साथ ये क्या होता है, किसी बिजनेस का एक पर्सन भी हो सकता है जो कि लायबल हो किसी भी तरह का एक्सपेंस के लिए. तो अगर ये बोला जाए कि कॉस्ट सेंटर क्या क्या आता है या क्या होता है कॉस्ट सेंटर, तो उसमें होता है प्रोडक्ट, फिजिकल लोकेशन और किसी बिजनेस का पर्सन जो कि लायबल होगा एक्सपेंस के लिए. क्लियर है. जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट सेंटर. क्वेश्चन, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज कंप्यूटेड बाय SQ minus AQ, AQ by SQ, SQ minus AQ into SP, SP into AQ. तो जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस होता है उसको हम लोग किस तरह से कंप्यूट करते हैं, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है. द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज, क्या फॉर्मूला है मटेरियल यूसेज वेरिएंस को कैलकुलेट करने का, SQ माइनस AQ, AQ डिवाइडेड बाय SQ, SQ माइनस AQ मल्टीप्लाइड बाय SP या फिर SP इंटू AQ. इसमें से क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने का, व्हाट विल बी द राइट आंसर. तो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म तो आई होप पता ही होगा कि क्या होता है SQ, क्या होता है AQ. अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूँ. सबसे पहले MUV हम लोग बोलते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस को हम लोग MUV करके डिनोट करते हैं किसी भी फॉर्मूला में. SQ की अगर हम लोग बात करें तो SQ का फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी. क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी. अगर हम लोग बात करें AQ का तो AQ का क्या हो जाएगा, AQ का हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी. क्या हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी. यही अब हम लोग बात करते हैं, अब क्या बचा, SP. तो SP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, SP का फुल फॉर्म हो जाएगा सेलिंग प्राइस. क्लियर है. तो SQ का क्या हो जाएगा, SQ का हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, AQ का हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी और SP का हो जाएगा सेलिंग प्राइस और MUV हो जाएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस. तो अब बताइए इसका फार्मूला क्या होगा. तो MUV इज इक्वल टू क्या होता है, MUV इज इक्वल टू होता है SQ माइनस AQ मल्टीप्लाइड बाय SP. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SQ माइनस AQ मल्टीप्लाइड बाय SP, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट, सेल्स प्राइस, MOS. यानी कि कंट्रीब्यूशन में से अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं या माइनस करते हैं तो क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, क्या निकल के आएगा इसका आंसर. तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का प्रॉफिट. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. अब इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि क्या होता है. सबसे पहले यहाँ पे लिखाएगा सेल्स, ठीक है. सेल्स के बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, जो हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट है, क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, उसको यहाँ पे लेकर के क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे. तो माइनस करके हम लोग के पास क्या निकल के आएगा, हम लोग के पास निकल के आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन. क्या निकल के आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन में फिर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास निकल के आ जाएगा प्रॉफिट. क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट. यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या निकल के आ जाएगा, हम लोगों का प्रॉफिट. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट बिहेवियर, हाई एंड लो पॉइंट मेथड, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड, अकाउंटिंग और एनालिटिकल अप्रोच, नॉन पैरामेट्रिक मेथड. तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो हम लोग यूज़ करते हैं कॉस्ट बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए, हाई एंड लो पॉइंट मेथड का,
लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड, अकाउंटिंग और एनालिटिकल अप्रोच, नॉन पैरामेट्रिक मेथड। तो किस मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसमें से क्या होगा राइट आंसर, ए बी और सी, ए सी डी, बी सी डी या फिर ए बी और सी, इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट बिहेवियर को डिटरमाइन करने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या मेथड होता है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी, यानी कि हाई एंड लो पॉइंट मेथड, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड, अकाउंटिंग और एनालिटिकल अप्रोच, ये तीनों जो है वो राइट है, यानी कि ये तीनों मेथड जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं कॉस्ट बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन ये जो नॉन पैरामेट्रिक मेथड है वो हम लोग यूज़ नहीं करते। ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एंडिंग में। किस में यूज़ किया जाता है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एंडिंग में नॉन पैरामेट्रिक मेथड का यूज़ किया जाता है। बाकी के जो तीनों हैं वो किस में यूज़ करते हैं, कॉस्ट बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए तीनों मेथड का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक मेथड है उसको हम लोग यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एंडिंग में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड बाय द फर्म टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 80,000 पर ईयर। Sales 25 rupees per unit, variable manufacturing cost 12 per unit, variable selling cost 3 per unit, factory fixed overhead 5 lakh, fixed selling rate 3 lakh rupees। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कितना यूनिट यहाँ पे होगा। नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड बाय द फर्म टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 पर ईयर। तो आप लोगों को बताना है कि कितना यूनिट फर्म बेचेगा तब जा करके उसका 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा हर साल। एक साल में अगर उसको 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट करना है तो उसको उसके लिए कितना यूनिट सोल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों का सेल्स प्राइस दिया हुआ है 25 पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 12 पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 3 पर यूनिट, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है ₹5 लाख और फिक्स सेलिंग कॉस्ट है ₹3 लाख। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है फिक्स्ड एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 5 लाख और 3 लाख। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 8 लाख आ जाएगा। फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया, उसमें हम लोग प्रॉफिट को ऐड करते, क्या करते हैं प्रॉफिट को ऐड। तो प्रॉफिट हम लोग के पास दिया हुआ है 80,000 रुपीज़, तो 80,000 रुपीज़ हम लोग को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 8,80,000 रुपीज़। अब इसके बाद में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से और माइनस कर देंगे मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये फॉर्मूला है फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट माइनस सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोग के पास कितना है 25 गिवन है, और मार्जिनल प्राइस पर यूनिट की बात करें जाए तो कितना है 12 और इधर 3 पर यूनिट, तो हो जाएगा कितना 15। तो इसको माइनस करके आ जाएगा 10। तो हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हम लोग के पास आंसर क्या आ जाएगा 88,000 निकल के आ जाएगा। मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं 8 लाख प्लस में जाएगा 80,000 रुपीज़, 80,000 प्रॉफिट जो है डिवाइडेड बाय -25 प्लस 15 यानी कि 12 + 3 15। तो इसको करने से हम लोग के पास आ रहा है 8,80,000 डिवाइडेड बाय 10, जिसको करने से हम लोग के पास निकल के आता है 88,000 यूनिट्स। तो हम लोग 88,000 यूनिट्स को सोल्ड करेंगे तब जा करके हम लोग को कितना प्रॉफिट मिलेगा 80,000 रुपीज़ का हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा पर ईयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 88,000 रुपीज़। क्लियर है। डिटेल में मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ एक बार। फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, ये फॉर्मूला का आप लोगों को यूज़ करना है। तो जो फिक्स्ड एक्सपेंस है वो हम लोग के पास गिवन है 5 लाख और 3 लाख का, तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास निकल के आएगा कितना 8 लाख। फिर हम लोग को प्लस करना है, प्लस प्रॉफिट हम लोग को कितना है 80,000 गिवन है, तो 80,000 हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो सेलिंग प्राइस हम लोग का पर यूनिट दिया हुआ है 25 रुपीज़। फिर माइनस करना है मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट को, तो मार्जिनल कॉस्ट हम लोग के पास 12 और 3 पर यूनिट दिया, तो यानी कि 15 पर यूनिट है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से हम लोग के पास कितना आएगा 8,80,000 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10। तो दोनों को डिवाइड करने से हम लोग के पास आंसर निकल के आ जाएगा
88,000 यूनिट्स का। तो 88,000 यूनिट्स हम लोग क्या करेंगे, अगर 88,000 यूनिट्स हम लोग सोल्ड करेंगे तभी जा करके हमारा 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं पर ईयर। क्लियर है इतना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या नन ऑफ दी? तो जो सम होता है प्राइम कॉस्ट का और जो सम है उसका क्या हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? जो प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड का जो सम है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू व्हाट? तो इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? इज इक्वल टू निकल के आएगा हम लोगों का फैक्ट्री कॉस्ट। क्या निकल के आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। तो हम लोग इसको डिटेल में एक बार जान लेते हैं कि किस तरह से इसका हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिटेल में अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फिर उसके बाद में अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी है सबको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड करके हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाएगा। फिर प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे? वर्क ओवरहेड को ऐड कर देंगे। वर्क ओवरहेड को ऐड करने से हम लोग का निकल के आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर? फिर फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो उसके बाद निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हम लोग का यहाँ पे कैलकुलेट होकर के निकल जाएगा। क्लियर? इतना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का निकल जाएगा। तो उसमें हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? जैसे सपोज कीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का निकल के आ गया। ठीक है, अब उसमें हम लोग क्या करेंगे? अगर सेलिंग ओवरहेड जो है दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। सेलिंग ओवरहेड को ऐड करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा। फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हम लोग का जा करके क्या है? सेल्स निकल के आ जाएगा। ये एक पूरा फार्मूला या फॉर्म है जो कि आप लोगों को याद करना है, आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग के पास आता है डायरेक्ट मटेरियल। क्या आएगा? सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस या जो भी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग सबको क्या करेंगे? सबसे पहले ऐड कर लेंगे। सबको ऐड करने के बाद हम लोग का निकल के आ जाएगा क्या? प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन में गिवन था। फिर प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? वर्क ओवरहेड को ऐड कर देंगे। वर्क ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जाएगा। वर्क ओवरहेड बोले चाहे फैक्ट्री ओवरहेड बोले वो एक तरह का एक ही चीज़ है। तो वो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा? फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जाएगा, जो कि हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर हम लोग प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट को ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हम लोग के पास क्या निकल के आता है? तो हम लोग के पास निकल के आता है यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आता है। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हम लोग के पास निकल के आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर हम लोग सेलिंग ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलेगा। उसमें प्रॉफिट ऐड करने से हम लोग के पास सेल्स निकल जाएगा। क्लियर है इतना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।